दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम आपके लिए एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। अक्सर आप समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण अनेक राजनेताओं को जेल भी जाना पड़ा, अनेक नौकरशाहों एवं उद्योगपतियों को जेल जाना पड़ा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग किस चिड़िया का नाम है। तो हम टॉपिक पर आने के पहले, चर्चा करने के पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने चैनल यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस चैनल के बारे में दूसरों को भी बताएं, जिससे कि मेरे प्रयासों का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। आप देख रहे होंगे थंबनेल में मैंने कुछ किताबों की पिक्चर भी डाली है जो मेरे द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, सिविल सेवा परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों का प्रकाशन भारत के प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा, चाहे मैग्राइल हो, प्रभात पब्लिकेशन हो, यूनिक पब्लिशर हो, ब्रिज क्रॉस पब्लिकेशन हो, इत्यादि के द्वारा किया गया है। तो आप मेरा आग्रह है कि आप अध्ययन करने के दौरान अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, बाजार में जाएं और अच्छी पुस्तकों का सर्च करें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, जिससे कि आपके ज्ञान का संवर्धन हो, आप में विश्लेषण करने की क्षमता उत्पन्न हो, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो यह विज्ञापन नहीं है, सिर्फ एक सूचना देने के लिए मैंने इन पुस्तकों का एक कवर पेज आपके सामने रखा है, जिससे लोगों को सूचना मिल सके कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए यह उपयोगी पुस्तक है। यह विज्ञापन नहीं है, सिर्फ एक सूचना है। तो मित्रों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग एक चुनौती। इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें आप मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य क्या होता है, या हमें क्या डिस्कस करना है। मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, यह हमारा पहला प्रश्न है। तब दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य यह हमें चर्चा करना। फिर तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया, इसके बारे में। चौथा पॉइंट, मनी लॉन्ड्रिंग निरोध, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक व्यवस्था, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक व्यवस्था। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव और चुनौतियां,
यह हम डिस्कस करें। इसके अंतर्गत हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, दो शब्द, मनी और लॉन्ड्रिंग। मनी से सब लोग परिचित है। मनी का मतलब होता है धन से, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है शोधन करना। जिस प्रकार गंदे कपड़े को धो करके साफ करके स्वच्छ बनाया जाता है, साफ किया जाता है, उसी प्रकार गंदे धन को शोध करके साफ करके सफेद धन में जब बदला जाता है तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता। मनी लॉन्ड्रिंग क्लॉथ लॉन्ड्रिंग से बना हुआ है, के पैटर्न पर बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो आप कहना मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत काले धन को, गलत तरीके से अर्जित किए गए धन को कानून की विसंगतियों या कमियों का लाभ उठाते हुए उसे सफेद धन में, वैध धन में बदलने का प्रयास किया जाता है। आपसे पूछा जाए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो आप कहना कि मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत काले धन, गलत तरीके से अर्जित किए गए अवैध धन को, या धन सही तरीका से अर्जित किया गया परंतु उस पर टैक्स नहीं दिया गया, उसका कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया, तो ऐसे धन को भी अवैध धन माना जाता। जब इस धन को कानून में निहित कमियों, विसंगतियों का लाभ उठाते हुए उसे वैध धन में बदला जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। क्लियर हुआ? हमने एक बार फिर आपको बता कि मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वैध धन, अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन को, गलत तरीके से अर्जित किए गए धन को, जिसे काला धन कहा जाता, काले धन को जब सफेद धन में, वैध धन में बदलने का प्रयास किया जाता, देश की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, तो इस धन को क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता। मनी लॉन्ड्रिंग का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होती है। आपसे पूछा जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उद्देश्य तो दिखाई पड़ता कि काले धन को सफेद धन में बदलना, अवैध धन को सफेद धन में बदलना, गलत तरीके से अर्जित किए गए धन को धन की मुख्य धारा में लाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता, जिससे कि अवैध धन की पहचान छिप सके, अवैध धन के स्रोतों का पता न लग सके। यह मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य होता है। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया जो होती है 3 स्तरों पर। सबसे पहले तो प्लानिंग की जाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाए। जब कोई व्यक्ति या संस्था मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो सबसे पहले वह प्लानिंग करती है कि प्लानिंग, नियोजन, रणनीति बनाती है कि हम कैसे धन को बदले। दूसरा होता स्तरीकरण, प्रतिकरण, लेयरिंग भी कहा जाता।
तीसरा इसका होता स्तरीकरण, प्लानिंग, स्तरीकरण, फिर एकत्रीकरण होता है, एकत्रीकरण। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया होती है 3 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले प्लानिंग होता है कि कैसे हम धन को बैंक में जमा करें, कौन सी रणनीति अपनाएं कि हम इस धन को बैंक में जमा कर लें, बैंक हमारे पर संदेह न करें, कहाँ जमा करें, किस प्रकार जमा करें, धन का स्रोत क्या मेंशन करें, यह होता। पहला स्तर बहुत डेंजरस होता। पहला स्तर को बहुत चतुराई से करने वाले करते हैं। पहले स्तर में जो होता है धन को बैंक में जमा किया जाता है किसी। दूसरे चरण में जो होता है, पहले चरण में जब बैंक में धन जमा हो गया तो एक खाते से निकाल कर दूसरे खाते, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पहले, इस तरह से धन को बार बार कई खातों में रोटेट किया जाता। उस धन का अलग अलग स्रोत बताया जाता कि हमने कृषि कार्यों से धन अर्जित किया, हमने जो है पेंटिंग खरीदा, हमने मूर्ति खरीदा, हमने जेम एंड ज्वेलरी खरीदा, हमने गोल्ड खरीदा, जमीन। इस तरह से रोटेट किया जाता। शॉर्ट टर्म के लिए धन निवेश किया जाता, फिर वहां से निकाल कर दूसरे तीसरे, इतना धन को रोटेट कर दिया जाता है कि धन के ओरिजिनल स्रोत की जो पहचान होती है वह छिप जाती है। अगर दूसरा चरण सफल हो जाता है तो तीसरे चरण में धन का एकत्रीकरण किया जाता है जिसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कौन अंतिम लाभार्थी है उसके खाते में उस तक धन को पहुंचाया जाता। अगर दूसरा चरण में पकड़ में व्यक्ति नहीं आया, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला पकड़ में नहीं आया, तो तीसरे चरण में पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके 3 कंपोनेंट। मनी लॉन्ड्रिंग करते समय अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन को हवाला कारोबार या किसी अन्य माध्यमों से देश के बाहर ले जाया जाता है। इस मुख्य रूप से ऐसे देशों में ले जाया जहां दोहरा कराधान समझौता जिनके साथ भारत है, या ऐसे देश जिन्हें टैक्स हेवन, कर चोरों की शरण स्थली कहा जाता, वहां पर जमा किया जाता, फिर वहां से भारत में लाकर के निवेशित किया जाता, जमा किया जाता। इसके लिए एक प्रॉपर नेटवर्क जो होता है इलीगल रूप में काम करता है, एजेंटों का जो इस प्रक्रिया में पारंगत हो चुके होते हैं, उन्हें कानून की विसंगतियों की जानकारी होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इन 3 चरणों में की जाती है। अब यहीं पर हम आपको डिस्कस कर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव क्या। मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रभाव है वह सामाजिक भी है। मनी लॉन्ड्रिंग की जब हम प्रभाव की बात करेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव सामान्य तौर पर कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के सामाजिक प्रभाव हैं और आर्थिक प्रभाव, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। लेकिन ऐसा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रशासनिक प्रभाव भी देखने को। पहले हम समझ मनी लॉन्ड्रिंग का, अगर मनी लॉन्ड्रिंग सफल होती है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सफल होते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता। मनी लॉन्ड्रिंग काले धन के सृजन को बढ़ावा देती है।
मनी लॉन्ड्रिंग अवैध धन के सृजन को बढ़ावा देती है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध संपत्तियों के सृजन को बढ़ावा देती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के कारण अवैध धन के, काले धन को, अवैध संपत्तियों के सृजन को बढ़ावा मिलता। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण अवैध धन सफेद धन में बदल जाता, तो जिससे समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती है। आर्थिक विषमता जब बढ़ेगी तो सामाजिक विषमता बढ़ेगी। जब सामाजिक विषमता बढ़ेगी तो समाज में शोषण और शोषणकारी प्रवृत्तियां बढ़ेगी। समाज में गलत कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। लोग एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से प्रेरित होकर के गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। समाज में अवैध कारोबार, चाहे वह नशीले पदार्थों का कारोबार हो, सेक्स क्राइम हो, हथियारों की तस्करी हो, या सट्टेबाजी हो, या जुआ हो, ऐसे गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो समाज में नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आएगी। तो यह क्या, इसके कारण समाज में विचलन उत्पन्न होगा। अब हम आर्थिक प्रभाव पर आते हैं। जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसका अर्थव्यवस्था में भी प्रभाव पड़ता। पहले जब काला धन सृजित हुआ तो उस धन पर सरकार को टैक्स नहीं मिला, एक राजस्व की क्षति हुई। टैक्स चोरी करने वाले टैक्स से बचने के लिए कर अधिकारियों को रिश्वत भी देते हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। जब मनी लॉन्ड्रिंग आई तो अर्थव्यवस्था में हुई, तो अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ा, तो इससे अचानक लिक्विडिटी बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति भी उत्पन्न होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के कारण अर्थव्यवस्था में कर की चोरी होती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, अचानक धन के प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता, तो इससे अर्थव्यवस्था में विचलन उत्पन्न होता। जब किसी भी समाज में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, देश में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो इस मनी लॉन्ड्रिंग के कारण जो होता है, इस मनी लॉन्ड्रिंग के कारण प्रशासन पर दबाव बढ़ता, प्रशासन के सामने चुनौतियां उत्पन्न होती है। प्रशासन को अपनी क्षमता को गलत कार्यों को रोकने में खर्च करना पड़ता। कुछ प्रशासन को पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं, प्रशासन को प्रभावित करने का भी काम किया जाता। तो मनी लॉन्ड्रिंग के कारण प्रशासन के सामने भी चुनौतियां उत्पन्न होती है। यही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू होता, शासन पर भी प्रभाव पड़ता, सरकार पर प्रभाव पड़ता। जो लोग सरकार में होते हैं, सरकार को नए कानून बनाना पड़ता, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाली एजेंसियों को सक्रिय होना पड़ता, अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को प्रूव करना, मजबूत बनाना पड़ता। तो मनी लॉन्ड्रिंग के सामने हमारी गुप्तचर एजेंसियों को भी सतर्क रहना पड़ता, उनको भी अपनी कार्य क्षमता को अब इसमें अधिकारियों को लगाना पड़ता। तो मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य बहुआयामी, प्रभाव मनी लॉन्ड्रिंग के कारण आतंकवाद को भी वित्त पोषण होता, आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता। तो यह मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव की बात किया। फिर हमने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में निरोधक व्यवस्था क्या। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में भारत द्वारा पहली बार 2002 में कानून बनाया गया। उसके बाद 2012 में भारत सरकार द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक नया कानून बनाया गया। 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक नया कानून बना। टाइम टू टाइम
भारत सरकार मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित विधायी प्रावधानों को संशोधित कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना रही है और उसे और कठोर बना रही है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को हतोत्साहित किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के 2012 में भारत सरकार द्वारा एक 5 सूत्री रणनीति बनाई गई, जिसमें कहा गया कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कुशल मानवीय पूंजी का निर्माण करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानूनों को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करेंगे, दंडात्मक व्यवस्था को प्रभावी बनाएंगे, सूचनाओं को एक दूसरे के साथ संबंधित एजेंसियों के साथ शेयर करेंगे और धन के अवैध ट्रांसफर को रोकने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाएंगे। तो भारत सरकार और भारत सरकार की प्रवर्तन एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम ईडी कहते हैं, ईडी जो है इस दिशा में लगातार सक्रिय होकर के कार्य कर रही है। ईडी के द्वारा इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की विशेष यूनिट, जिसे FIU कहते, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यह मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं। IT मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, RBI भारतीय रिजर्व, इनके द्वारा मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम किया जाता। ईडी यहाँ पर एपेक्स बॉडीज के रूप में कार्य करती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या एक गंभीर समस्या है, जो एक वैश्विक समस्या का रूप ले चुकी है। आज मनी लॉन्ड्रिंग के कारण देश के सम्मुख अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो रही। काले धन के सृजन को रोकने की चुनौती, कुशल मानवीय पूंजी के सृजन की चुनौती, वित्तीय खुफिया एजेंसियों को प्रभावी बनाने की चुनौती, आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषण रोकने की चुनौती, विभिन्न देशों के साथ विश्वास के साथ सूचनाओं को आदान प्रदान करने की चुनौती। तो मित्रों, मनी लॉन्ड्रिंग जो है केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समस्या का रूप ले चुकी है और इसे रोकने के लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक दीर्घकालीन जहां योजना बनानी है, तो वहीं पर हमें अल्पकालीन रणनीति बना करके भी इस समस्या का समाधान खोजना होगा। हमें अपने वित्तीय आसूचना ब्यूरो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फाइनेंशियल खुफिया तंत्र को मजबूत बनाना, अपने कानून में विद्यमान विसंगतियां उनको प्रभावी बनाना है और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करनी होगी, न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लानी होगी। तो मित्रों, अभी मैं आपके साथ मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा किया। आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने चैनल यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को इस बारे में बताएं,
साथ ही अच्छी पुस्तकों का जब पढ़ने का मन करे तो आप मेरी पुस्तकों का भी आप अध्ययन करें, जो यूपीएससी को ध्यान में रख करके लिखी गई हैं, जो थंबनेल पर आपको दिखाई पड़ रही है। इसे विज्ञापन न मानकर इसे एक सूचना के रूप में लेना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित रहिए। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।